कमरे में गहरी खामोशी थी। हल्की हल्की ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और सबकी भारी सांसों की आवाज़ें माहौल को बोझिल बना रही थीं। निखिल तेज कदमों से सोफे की ओर बढ़ा। उसकी चाल में गुस्सा और हुकूमत दोनों थे। वो राजा की तरह सोफे पर धंस गया। तभी केविन ने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में कहा, निखिल, डार्क क्वीन इंडिया में है। निखिल की आंखें एक पल को चमक उठीं। उसने केविन की ओर तीखी नज़र से देखा। कहाँ है डार्क क्वीन? केविन ने मायूसी से कंधे उचकाए। पता नहीं, बस इतना ही पता चला कि वो इंडिया में है। निखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए दहाड़ा। अब तक जब वो इंडिया में नहीं थी तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए। अब वो इंडिया में है, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं। मुझे डार्क क्वीन से हर हाल में मिलना है। केविन ने भारी आवाज़ में कहा। हमने बहुत कोशिश की निखिल, लेकिन मुश्किल से ये पता चला कि वो इंडिया में है। कहाँ है, कौन है, कैसी दिखती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, उसका मकसद क्या है, उसका अतीत क्या है, कुछ भी नहीं पता। डार्क क्वीन को आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसने देखा भी है वो सिर्फ उसके गैंग के कुछ चुनिंदा लोग हैं। यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड्स ने भी कभी उसे नहीं देखा। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। तभी खन्ना ने चुप्पी तोड़ी, थोड़ी झुंझलाहट के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो वाकई डार्क क्वीन है तो इतनी छुप क्यों है? क्या वो डरपोक है जो अपना चेहरा नहीं दिखाती? वेदांत ने गंभीरता से कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सा सम्मान झलक रहा था। नहीं खन्ना, मुझे नहीं लगता कि वो डरपोक है। उसने डार्क वर्ल्ड में अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया है एक अकेली लड़की ने। मुझे लगता है वो अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहती है। शायद उसका अतीत बहुत ही डरावना रहा होगा, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। शायद वो किसी भयानक गलती, धोखे या जुल्म का बदला लेने आई हो। कमरे में एक पल को सबकी सांसें थम सी गईं। ऋत्विक ने वेदांत को घूरते हुए पूछा, लेकिन वेदांत, तू इतनी यकीन से कैसे कह सकता है कि उसका अतीत बुरा रहा होगा और वो बदला लेने आई है? निखिल ने गहरी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि डार्क क्वीन एक लड़की है और एक लड़की का डार्क वर्ल्ड में आना मजबूरी से कम नहीं होता। डार्क वर्ल्ड वो गटर है जो हमेशा गंदगी और अंधकार से भरा होता है। एक आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग होता है। लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन किसी का खून, किसी का कत्ल, किसी को तड़पा तड़पा कर मारना, ये सब उनके लिए सहन करना आसान नहीं होता। जहाँ तक बदले की बात है तो मैं भी मानता हूँ कि उसका अतीत बेहद भयानक रहा होगा। जिस तरह से उसने समीर, विक्रम और महेंद्र को मार डाला, उससे साफ पता चलता है कि वो बदला ले रही हैं। ऋत्विक ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन हो सकता है कि ये बदला ना हो। शायद ये लोग डार्क क्वीन के रास्ते में आ रहे थे, इसलिए उसने उन्हें खत्म कर दिया। कमरे में फिर से एक सन्नाटा पसर गया। हर कोई अपनी जगह जम गया था। एक सवाल जो सबके दिलों में एक ही तरह से गूंज रहा था, आखिर डार्क क्वीन कौन है? तभी केविन बोला, नहीं ऋत्विक, ये लोग डार्क क्वीन के रास्ते में आने से नहीं मरे हैं, क्योंकि पहली बार डार्क क्वीन के रास्ते में आने से पहले हर कोई 1000 बार सोचेगा। डार्क क्वीन के रास्ते में आने पर वो ऐसी सज़ा देती है कि रूह तक कांप जाती है, जैसे अपना ड्रैगन सज़ा देता है। और बात यह है, केविन ने आगे कहा, कि समीर, विक्रांत और महेंद्र आज से लगभग 15 साल पहले एक ही टीम में थे। और एक और बात, इन सबको बहुत बुरी मौत मारी गई थी। उनसे पहले सब कुछ छीन लिया गया था, पैसा, रुतबा, ऐशो आराम। और सबसे बड़ी बात, केविन ने गंभीरता से कहा, कि इन तीनों को खुद डार्क क्वीन ने मारा था। तभी रॉय बोला, तू कैसे कह सकता है कि उन सबको मारने वाली डार्क क्वीन ही थी? तभी निखिल बोला, क्योंकि समीर, विक्रांत और महेंद्र को अलग अलग तरीकों से बहुत टॉर्चर किया गया था। फिर आखिर में आग लगाकर उन्हें आग में तड़पा तड़पा कर मारा गया। तभी वेदांत बोला, हाँ, अगर हम ये कह रहे हैं कि डार्क क्वीन ने समीर, विक्रांत और महेंद्र को बदले के लिए मारा, तो ये 100% सच है, क्योंकि मारने का पैटर्न एक ही है। निखिल बोला, इससे एक बात साबित होती है। सब उसकी तरफ देखने लगे और एक साथ बोले, क्या? निखिल ने गंभीर स्वर में कहा कि उसके साथ जो भी हुआ था वो 15 साल पहले हुआ था, क्योंकि तभी समीर, विक्रांत और महेंद्र एक साथ रहकर काम करते थे। और मुझे पता है कि 15 साल बाद वे सब अलग अलग होकर डार्क वर्ल्ड पर कब्जा करने लगे थे। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। निखिल बोला, अब ये भी तय है कि डार्क क्वीन राणा की जान लेगी। उसने आगे कहा, खन्ना, राणा पर ध्यान रखना, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है तो धीरे धीरे डार्क क्वीन समीर, विक्रांत और महेंद्र की पूरी टीम को मार डालेगी। अब बारी राणा की है। डार्क क्वीन राणा को मारने सामने जरूर आएगी। खन्ना ने हाँ में सिर हिला दिया। निखिल आगे बोला, केविन,
पता करना जारी रखो, शायद कुछ पता चल जाए। डार्क क्वीन के बारे में पता करना मुश्किल है, लेकिन पता तो करना ही पड़ेगा। निखिल ने फिर कहा, खन्ना, उन 5 आदमियों का क्या पता चला जिन्होंने आरोही के साथ बदतमीजी की थी? खन्ना ने अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, बॉस, उन आदमियों का कुछ भी पता नहीं चला। निखिल ने गुस्से में खन्ना की ओर देखा और पास में पड़ा वास, गिलास या कोई चीज़ खन्ना की ओर फेंक दिया। खन्ना जल्दी से वहां से हट गया। निखिल दहाड़ते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि वे आदमी मुझे चाहिए, और 5 मामूली आदमियों को भी तुम ढूंढ नहीं पाए खन्ना। डरते हुए खन्ना बोला, बॉस, मैंने सब जगह खोज लिया, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रहे। मैंने पुलिस स्टेशन में भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किसी केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उन्होंने कोई 5 आदमी पकड़े हैं। निखिल ने कहा, लेकिन उस लड़की ने तो यही कहा था कि उन्होंने उन 5 आदमियों को पुलिस के हवाले कर दिया था। सभी सोच में पड़ गए, वे 5 आदमी आखिर गए कहाँ? तभी निखिल बोला, खन्ना, तुम उन 5 आदमियों को खोजते रहो। इतना कहकर निखिल ब्लैक हाउस से बाहर निकल गया। वो कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते ब्लैक हाउस से बाहर चला गया। बाकी सभी भी वहां से निकल गए। यहाँ ओबेरॉय मेंशन में विवान और स्वाति भी आ चुके थे और अपने अपने कमरों में थे। थोड़ी ही देर में आदित्य और अनुराग भी आ गए। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ गए थे। तभी निखिल भी घर आया और बिना किसी से ज्यादा बातचीत किए सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। प्रिया जी ने आवाज लगाई, निखिल, खाना खाने आ जाना। तभी सीढ़ियों से माया नीचे उतर रही थी और उसी वक्त निखिल ऊपर चढ़ रहा था। निखिल की नज़र माया पर पड़ी और वो उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर तक वह उसे देखता रहा। माया बोली, मिस्टर ओबेरॉय, शायद आपने पहली बार किसी लड़की को देखा है? ये सुनकर निखिल चिढ़ गया और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। निखिल कमरे में आकर आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद को देखने लगा। वह बड़बड़ाया, पता नहीं क्यों जब भी इस लड़की को देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। मेरी आंखों पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। ये कहते कहते वो झटके से बाथरूम में चला गया। अब वो शावर के नीचे खड़ा था। उसकी सख्त गठीली बॉडी पानी में भीग रही थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी आंखों के सामने बार बार माया का चेहरा घूम रहा था। माया की आंखें, माया के होंठ और फिर माया का वो ताना, मिस्टर ओबेरॉय, शायद आपने पहली बार किसी लड़की को देखा है? ये याद आते ही निखिल के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। अचानक उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं। वह चौंक गया जब उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा। वह खुद से बड़बड़ाया, तू हंस क्यों रहा है? कल जो आई है उस लड़की ने तुझे बेइज्जत कर दिया। कोई भी मेरे सामने इस तरह बात नहीं करता और ये तो मेरा खुलकर मजाक उड़ा रही थी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो बाथरूम से बाहर आ गया, फिर नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने माया की ओर गुस्से से देखा, मगर माया पूरे ध्यान से खाना खा रही थी। उसका सारा ध्यान खाने पर ही था। निखिल ने भी चुपचाप खाना शुरू कर दिया, मगर उसकी निगाहें बीच बीच में माया पर टिक जाती थीं। तभी सबका खाना खाना हो गया, पर माया अभी भी खा रही थी। सुहानी बोली, माया एक्चुअली स्लो ईटर है। माया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो खाने में लगी हुई थी। सब लोग हॉल में आकर बैठ गए। तभी आरोही बोली, भाई कल संडे है और मैच भी है, चलो ना भाई स्टेडियम मैच देखने। कबीर बोला, नहीं आरू, जाने में खतरा हो सकता है। वहाँ कितने सारे लोग होंगे और अगर किसी ने हमला कर दिया तो? विवान बोला, क्या भाई, आप निखिल भाई के होते हुए ये कह रहे हो? निखिल भाई अकेले शो पर भारी हैं। निखिल ने कहा, ठीक है, कल हम जाएंगे। आरोही और विवान खुशी से नाचने लगे। तभी माया हॉल में आई और आरोही से कहा, कल शार्प 6 बजे उठकर तैयार हो जाना। आरोही बोली, नहीं नहीं दी, मैच इतनी जल्दी नहीं होता। तभी सुहानी बोली, माया तुझे मैच के लिए नहीं, फाइटिंग के लिए कह रही है। तूने ही कहा था ना कि तुझे माया से फाइटिंग सीखनी है। आरोही ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हाँ, मैं तो भूल गई थी। आरोही बोली, लेकिन दी, कल तो संडे है। सुहानी बोली, माया के कैलेंडर में संडे जैसा कोई दिन ही नहीं है। आरोही बोली, क्या संडे नहीं है? आप कौन सा कैलेंडर यूज़ करती हो? एक काम करो दी, आप मेरा कैलेंडर ले लो, उसमें संडे है। और दी, संडे तो होना ही चाहिए, वो तो रज़ा का, मस्ती का दिन होता है। सब लोग ये सुनकर हंसने लगे। तभी सुहानी बोली, माया के कैलेंडर में संडे नहीं है, मतलब वो काम में राजा नहीं रखती। वो हर दिन अपना काम करती है, नो रज़ा नो हॉलिडे। आरोही चिल्ला पड़ी, क्या दी, आप हॉलिडे नहीं लेती? आप रोबोट हो? विवान बोला, माया जी, पैसों का इतना भी लालच सही नहीं है। माया ने विवान को घूर कर देखा। माया की आंखें बड़ी और काली थीं और गुस्से में और भी डरावनी लग रही थीं। निखिल माया की आंखें देखकर हंस दिया।
पर उसकी हंसी किसी को दिखाई देने से पहले उसने छुपा ली। पर दादाजी निखिल की हंसी देख चुके थे। उन्होंने निखिल की ओर देखा, फिर माया की ओर। तभी माया बोली, शार्प 6 बजे सुमो, तुझे फाइटिंग सिखा दूंगी। सुहानी बोली, मैं सिखाऊंगी। माया बोली, तेरे सिवाय यहाँ किसी का नाम सुमो है? ये सुनकर सुहानी चुप हो गई। आरोही बोलना चाहती थी कि उसे आप ही से सीखना है, पर माया की गुस्से वाली आंखें देखकर वो कुछ नहीं बोली। माया अपने रूम की ओर चली गई। तभी विवान सुहानी को देखकर बोला, दी, आपकी दोस्त को हंसना नहीं आता। सुहानी हंस दी। तभी सुहानी मन में बोली, जिसने ठोकरें खाई हों वो हंसना भूल जाता है। तभी आरोही बोली, हम सब कल मैच देखने जाएंगे। सुहानी दी, माया दी आएंगी ना? सुहानी बोली, पता नहीं, उसका मूड होगा तो आएगी वरना नहीं। नहीं। विवान बोला, आरू, तुझे लगता है माया दी आएगी? मुझे नहीं लगता, वो मैच देखती भी होगी। सुहानी बोली, नहीं नहीं, उसे तो क्रिकेट बहुत पसंद है। आरू बोली, तो फिर वो क्यों नहीं आएगी? सुहानी बोली, वो तो उसके मूड पर निर्भर है। आरोही बोली, चलो सुहानी दी, हम माया दी को कहकर आते हैं। तभी विवान बोला, निखिल भाई, आप केविन भाई और वेदांत भाई को भी बुला लेना। आरू बोली, हाँ भाई, प्लीज़ कह दो, हम सब साथ में चलेंगे। सुहानी ने वेदांत का नाम सुनकर चिढ़ गई, क्योंकि पहली मुलाकात में ही वेदांत सुहानी को घूर रहा था। सुहानी बोली, चल आरू, माया को बुलाते हैं। स्वाति बोली, रुको, मैं भी आती हूँ। माया बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी नॉक की आवाज़ आई। माया दी, हम हैं, आ जाएं। आरोही बोली। माया ने हाँ कहा। सब अंदर आ गए। माया सुहानी, आरोही और स्वाति को देख रही थी। बोलो, क्या काम है? माया ने पूछा। आरोही बोली, चलो ना दी, हम सब कल मैच देखने स्टेडियम चलते हैं। स्वाति बोली, हाँ दी। माया बोली, मुझे काम है। स्वाति बोली, कल तो संडे है, कॉलेज भी बंद रहेगा। माया कुछ नहीं बोली। आरोही बोली, चलिए ना दी, देखिए दी, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं फाइटिंग सीखना छोड़ दूंगी। माया बोली, ठीक है, मैं चलूंगी। सब खुश हो गए। रात को एक मीटिंग बैठी क्रिकेट देखने जाने की प्लानिंग के लिए। वहां निखिल, माया, आरोही, सुहानी, स्वाति, कबीर, विवान सब थे। विवान बोला, मैं तो गालों पर तिरंगा बनाऊंगा। आरोही बोली, मैंने तो एक पोस्टर भी बनाया है। आरोही ने पोस्टर दिखाया जिसमें लिखा था, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। स्वाति बोली, मैं तो इंडिया टीम के कपड़े पहनकर जाऊंगी। आरोही और सुहानी ने भी कहा, हम भी इंडिया टीम के कपड़े पहनेंगे। माया चुप रही। स्वाति बोली, दी, आप? माया बोली, ब्लैक कपड़े। विवान बोला, आपको किसी ने सजा दी है क्या ब्लैक कपड़े पहनने की? माया ने उसे घूरा और विवान निखिल के पीछे छुप गया। निखिल माया को देख रहा था। स्वाति बोली, हाँ दी, आप हमेशा काले कपड़े पहनती हो, कल कुछ नया पहनना ना। माया बोली, ठीक है। सुहानी मन में बोली, ये अब कुछ नया भी पहनेगी। निखिल बोला, चलो सोते हैं, वरना कल देर हो जाएगी। सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह दादाजी और दादी जी सोफे पर बैठे थे। दादाजी बोले, अरे बहू, ये सब बच्चों को स्टेडियम में मैच देखने जाना है। प्रियाजी बोली, हाँ जाना है। दादाजी बोले, तो कोई ब्रेकफास्ट करने भी नहीं आया, उठे हैं कि नहीं? तभी दरवाजे से आवाज़ आई, अरे दादू, जाना है ना, हम तो तैयार हैं। दरवाजे से केविन और वेदांत आ रहे थे। वेदांत, अरे सब लोग कहाँ हैं? तभी विवान और कबीर आ गए। बोले, लो हम आ गए। केविन बोला, बाकी लोग कहाँ हैं? कबीर बोला, आरोही, स्वाति और सुहानी स्वाति के कमरे में तैयार हो रहे हैं। सुहानी का नाम सुनते ही वेदांत ने कबीर को देखा। तभी आरोही, स्वाति और सुहानी आ गईं। आरोही ने पिंक कलर का बहुत क्यूट डंगरी पहना था। स्वाति और सुहानी ने खूबसूरत फ्रॉक पहनी थी जिसमें दोनों बहुत सुंदर लग रही थीं। सुहानी को देखकर वेदांत के मुंह से निकल गया, ब्यूटीफुल। सुहानी ने यह सुनकर वेदांत की ओर देखा और घूरने लगी, पर वेदांत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो उसे निहारने में व्यस्त था। तभी निखिल नीचे आया। निखिल ने ब्लैक शर्ट और ब्लू पैंट पहनी थी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी बाइसेप्स शर्ट से झलक रही थी। निखिल बोला, ओके रेडी सब? आरोही बोली, माया दी बाकी है। माया का नाम सुनते ही केविन के कान खड़े हो गए। तभी सीढ़ियों से माया नीचे आ रही थी। माया ने ब्लैक पैंट और येलो टी शर्ट पहनी थी, ऊपर ब्लैक कोट था। माया बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस येलो टी शर्ट में माया की स्किन और भी उभर कर आ रही थी। निखिल तो माया में खो गया था। केविन भी माया को निहार रहा था। जब केविन ने माया को पहली बार देखा था तभी दिल हार बैठा था। केविन जो हर दिन लड़कियां बदलता था, आज माया पर फिदा था। सुहानी, आरोही और स्वाति ने सिर पीट लिया।
स्वाति बोली, हमने मना किया था कि ब्लैक काला नहीं पहनना, तो इन्होंने बस येलो टी शर्ट पहन ली, पर बाकी का लुक वैसे का वैसा ही रखा। आरोही ने भी हामी भरी और बोली, हाँ दी, हमने कहा था कि ब्लैक नहीं पहनना, इसका मतलब था कि पूरा लुक बदलना, पर इन्होंने तो बस टी शर्ट का कलर ही बदला, बाकी सब वैसा का वैसा रखा। सुहानी हंस पड़ी, क्योंकि सुहानी को पहले से पता था कि माया अपना स्टाइल बदलने वाली नहीं है। तभी अनुराधा जी बोली, तुम सब बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो वरना लेट हो जाओगे। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। माया आई, पर वहाँ एक ही चेयर बची थी जो निखिल के बगल में थी। माया निखिल के बगल में बैठ गई। माया के सामने केविन बैठा था। सब क्रिकेट की बातें कर रहे थे, लेकिन माया हमेशा की तरह अपने खाने में लगी थी। तभी निखिल की नज़र केविन पर गई। केविन माया को देख रहा था। ये देखकर निखिल को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। तभी निखिल बोला, अगर सबने खाना खा लिया हो तो चलें। सब खड़े हो गए, पर माया अभी भी खा रही थी। अब तो कबीर, स्वाति, आरोही, विवान, निखिल को पता था कि जब तक माया पूरा ब्रेकफास्ट खत्म नहीं करेगी वो खड़ी नहीं होगी। केविन, वेदांत भी खड़े हो गए थे। सब बाहर की ओर चलने लगे। तभी केविन बोला, 1 मिनट, माया जी को तो आने दो। निखिल गुस्से में लाल हो गया और बोला, वो आ जाएगी, तू चल। केविन को निखिल का जवाब अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और बाहर चला गया। बाहर गाड़ियां खड़ी थीं। सबने तय कर लिया था कौन किसकी गाड़ी में जाएगा। तभी माया बाहर आई। माया को देखकर केविन बोला, माया जी, आप आ जाइए मेरी गाड़ी में। निखिल ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। निखिल कुछ बोलता उससे पहले माया बोली, नहीं, मैं अपनी बुलेट पर आऊंगी। निखिल ये सुनकर बहुत खुश हो गया। तभी सब गाड़ी में बैठ गए। सुहानी भी अपनी बाइक से आने वाली थी। निखिल भी अपने घर की पार्किंग की ओर चला गया। माया और सुहानी भी पार्किंग की तरफ चल दी। तभी निखिल अपनी महंगी गाड़ी में बैठ गया और सुहानी भी अपनी बाइक लेकर बाहर की ओर चली गई। अब पार्किंग में सिर्फ माया और निखिल रह गए थे। माया अपनी बुलेट की ओर बढ़ ही रही थी, लेकिन चलते चलते वो एक जगह रुक गई, क्योंकि उसे किसी का कॉल आ गया था। माया कॉल पर बातें करने लगी। निखिल अब भी माया की ओर देख रहा था। माया की नज़र बातें करते करते अचानक निखिल पर पड़ गई। जैसे ही निखिल और माया की नज़रें मिलीं, निखिल झेप गया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकल गया। अब बाहर सब लोग मौजूद थे, सिवाय माया के। थोड़ी देर में माया भी बाहर आ गई। माया बाइक पर बैठी हुई बहुत अच्छी लग रही थी और अट्रैक्टिवली उसके हवा में उड़ते हुए बाल, काले लंबे बाल, सब लोग उसे देख रहे थे। इस बात तो कबीर और विवान भी उसे गुर रहे थे, लेकिन माया ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और बाहर की ओर चली। माया को बाहर जाते देख सबने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में सब लोग माया की ओर देख रहे थे, खास करके लड़के। वो तो माया को घूर घूर के देख रहे थे। एक तो माया खूबसूरत, ऊपर से वो बुलेट बाइक चला रही थी, बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। निखिल मिक्स एक्सप्रेशन के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। एक तो वो अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था कि वो गुस्सा क्यों है, और कोई माया की ओर देखता तो उसे क्या हो रहा था। असल में निखिल को जलन हो रही थी, पर निखिल को खुद नहीं पता चल रहा था कि उसे क्या हुआ है। निखिल मन में बोला, अगर ये लड़की मेरी गाड़ी में बैठ जाती तो इसका क्या जाता, सब लोग उसे ही देख रहे हैं। निखिल आगे बोला, पर मैं क्यों उसे गाड़ी में बैठाऊं, कौन है वो मेरी। फिर निखिल गुस्से में बोला, ये क्या हो रहा है, मुझे क्या सोच रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक तरफ कुछ और ही चल रहा था। यहाँ सुहानी परेशान हो गई थी, क्योंकि वेदांत घूर घूर के सुहानी को देख रहा था। सुहानी बाइक चलाते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। वेदांत की नज़र उसे हट ही नहीं रही थी। सुहानी उसे गुस्से में घूर घूर के देख रही थी, पर वेदांत को तो कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये सब पूरे रास्ते चलता रहा। फिर कुछ ही समय में सब लोग स्टेडियम आ गए। पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क की और अंदर की ओर चले गए। सबने अपनी अपनी सीट ली। आरोही तो बहुत खुश थी। वो तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सब कुछ देख रही थी। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था। स्टेडियम में धीरे धीरे भीड़ जमा हो रही थी। हर तरफ लोगों की हलचल थी। कोई अपनी सीट ढूंढ रहा था तो कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी की झलक पाने के लिए बेताब था। माहौल में एक अजीब सी बेसब्री थी, एक अजीब सी उत्तेजना। माया भी स्टेडियम के एक कोने में बैठी हुई थी, चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसकी नज़रें किसी को तलाश रही थीं। अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो साफ समझ सकता था कि वो किसी को ढूंढ रही है। उसकी आंखों में बेसब्री और हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। धीरे धीरे सामने वाली टीम के खिलाड़ी ग्राउंड पर उतरने लगे। वे वार्म अप कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे और कुछ खिलाड़ी हल्के हल्के कैच प्रैक्टिस कर रहे थे। स्टेडियम में शोर थोड़ा बढ़ने लगा था, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद इंडिया की टीम ग्राउंड पर आने लगी। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम गूंज उठा।
हर कोने से एक ही आवाज आ रही थी, इंडिया, इंडिया। लोग अपनी जगहों से उठ खड़े हुए थे, तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और चारों तरफ सीटी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। माहौल में देशभक्ति का जादू फैल चुका था। इसी शोरगुल के बीच अचानक एक शख्स ग्राउंड पर आया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, स्टेडियम का माहौल और भी जोरदार हो गया। खासतौर पर लड़कियां तो उसे देखकर दीवानी हो गईं। वे पागलों की तरह चीख रही थीं, उसके नाम की पुकार कर रही थीं। आयान, आयान। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि इंडियन टीम का कप्तान आयान था। आयान का आकर्षण ऐसा था कि वो किसी फिल्मी हीरो को भी पीछे छोड़ देता था। वो लंबा कद, काले गहरे और चमकते हुए आंखें, थोड़े लंबे घने बाल, सधा हुआ गठीला शरीर, 6 पैक एब्स और हल्की सी स्टाइलिश दाढ़ी के साथ बेहद हैंडसम दिख रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही रौब और कॉन्फिडेंस था, जैसे वो मैदान का शेर हो। स्टेडियम का हर दिल उस पल के लिए बस आयान पर फिदा हो गया था। आरोही भी आयान को देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकी। खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आयान, आयान। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए जी लेना चाहती हो। कुछ ही देर में टॉस की खबर आई। स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर लिखा आया, टॉस इंडिया ने जीता, बॉलिंग चुनी। ये सुनते ही स्टेडियम फिर से गूंज उठा। अब सबकी निगाहें मैदान पर थीं। इंतजार था उस पल का जब आयान और उसकी टीम गेंदबाजी करती दिखेगी। खेल का असली रोमांच अब शुरू होने वाला था। मैदान में अचानक जोश का माहौल बन गया था। तभी मैच शुरू हो गया। सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। एक तरफ पाकिस्तान टीम बैटिंग के लिए तैयार थी, तो दूसरी तरफ इंडिया टीम गेंदबाजी कर रही थी। हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार था। आयान भी फील्डिंग कर रहा था। उसकी नज़रें पूरी तरह से खेल पर थीं, मगर मैदान के बाहर का नज़ारा कुछ और ही कहानी बुन रहा था। आयान के ठीक पीछे स्टैंड्स में कुछ लड़कियां बैठी थीं। वे मैच से ज़्यादा आयान को देखने में मग्न थीं। वो लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर कर रही थीं। कभी आयान की तरफ इशारा करती तो कभी उसकी तारीफों के पुल बांधती। कोई कह रही थी, देखो ना, आयान कितना स्मार्ट लग रहा है, तो कोई दूसरी कहती, काश वो एक बार इधर पलट कर देख ले। हर बार जब आयान बॉल की तरफ दौड़ता तो उनके चेहरे पर मुस्कान और तेज हो जाती। लड़कियां आयान का नाम धीरे धीरे मगर बार बार ले रही थीं, जैसे उसके हर मूवमेंट पर उनका दिल धड़क रहा हो। मैदान में भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था, लेकिन स्टैंड्स में लड़कियों के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये आयान को निहारने का मौका था। वहाँ मैच आगे चल रहा था और स्टेडियम में बैठे सब लोगों की दिल की धड़कन भी। लेकिन यहाँ माया का ध्यान तो बस आर्यन पर था। माया आर्यन को देखकर हंस रही थी, लेकिन कोई उसकी हंसी नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि सब लोग मैच देखने में मशगूल थे। माया ने एक नज़र पूरे स्टेडियम में घुमाई, किसी को खोजा। असल में माया और बाकी लोग वीआईपी सीटिंग में बैठे थे, लेकिन माया जिसे खोज रही थी वो उसे नहीं मिला। ये उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद भारत की बैटिंग आई। पाकिस्तान टीम के 215 रन बन चुके थे और उनके 5 विकेट गिर चुके थे। थोड़ी देर बाद भारत की बैटिंग शुरू हो चुकी थी और यहाँ स्टेडियम में बहुत ही गर्म माहौल था, क्योंकि भारत के 199 रन बन चुके थे और 3 विकेट गिर चुके थे। अब सिर्फ 4 गेंदें बची थीं और 16 रन चाहिए थे। सबका ध्यान स्टेडियम में ही था, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था। तभी पाकिस्तानी बॉलर ने गेंद डाली और भारत का एक विकेट गिर गया। पाकिस्तान की टीम स्टेडियम में नाचने लगी और पाकिस्तान के सारे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाप कौन, बाप कौन। लेकिन उसी समय भारत के दर्शक भी चिल्ला पड़े, आयान, आयान। पूरा स्टेडियम आयान आयान की गूंज से भर उठा। स्टेडियम का माहौल इतना गर्म था कि हर कोई सांस रोककर देख रहा था। तभी दर्शकों चिल्लाए, आयान आ और दिखा जादू। आयान बैट लेकर मैदान में आया और आगे बढ़ने लगा। तभी पाकिस्तान टीम का एक खिलाड़ी, जिसका नाम जैन था, उसने आयान से चढ़ाते हुए कहा, बाप कौन। आयान ने ये सुना पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। मैच फिर से शुरू हुआ। अब सिर्फ 3 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब आयान को या तो 3 छक्के लगाने थे या फिर 2 छक्के और 1 चौका। स्टेडियम में माया, आरोही, निखिल, सुहानी, सब लोग स्टेडियम को टकटकी लगाकर देख रहे थे। भारत के सभी दर्शकों की जान हलक में अटकी हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय फैंस को ये मंजूर था कि भारत किसी और टीम से हार जाए, लेकिन पाकिस्तान से हारना किसी को भी बर्दाश्त नहीं था। तभी बॉलर ने पहली गेंद डाली। आयान ने जोर से बल्ला घुमाया, 6 स्टेडियम चीखों से गूंज उठा। आयान ने सीधा जैन की ओर देखा। जैन बोला, अब भी 2 बॉल बची हैं। फिर बॉलर ने दूसरी गेंद डाली। आयान ने इस बार चौका जड़ दिया।
अब आखिरी गेंद बची थी और चाहिए था एक छक्का। पूरा स्टेडियम खामोश था, सभी की धड़कनें तेज थीं। बॉलर ने आखिरी गेंद फेंकी, आयान ने बल्ला घुमाया, 6 पूरा स्टेडियम गूंज उठा। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, तुम्हारा बाप आयान है, तुम्हारा बाप आयान है। आयान ने जैन की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला, बाप कौन? जैन ने शर्म से मुंह फेर लिया। पूरा स्टेडियम फिर से गूंज उठा, आयान, आयान, आयान। पूरी इंडिया टीम स्टेडियम में नाचने लगी। यहाँ स्टेडियम में सारे ऑडियंस भी झूम रहे थे। तभी आयान का ध्यान माया पर गया और आयान ने माया की ओर देखकर एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी और अपने कॉलर ऊपर कर दिए। माया ने भी एक हल्की सी मुस्कान दी। हर कोई जीत का जश्न मना रहा था, पर निखिल ने माया और आयान को देख लिया था। निखिल मन ही मन सोचने लगा, क्या माया आयान को जानती है? आयान ने माया को देखकर स्माइल क्यों दी? तभी आरोही ने निखिल का हाथ पकड़कर कहा, भाई मुझे आयान से मिलना है, प्लीज़ प्लीज़ भाई, मुझे आयान से मिलना है। निखिल का ध्यान आरोही पर गया। उसने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। सभी लोग चेंजिंग रूम की ओर चल दिए। वहाँ इंडिया टीम के सारे प्लेयर मौजूद थे, वहीं आयान भी था। सब लोग जीत का जश्न मना रहे थे। तभी आयान ने बाहर की ओर देखा और वहाँ उसे माया दिखाई दी। वह बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने सब लोगों को देखा। वैसे तो ऐसे चेंजिंग रूम में किसी का भी जाना अलाउड नहीं था, पर बात निखिल ओबेरॉय की थी, कौन मना कर सकता था जाने से। तभी निखिल ने आयान से कहा, हेलो, एक्चुअली मैं निखिल ओबेरॉय हूँ और मेरी बहन को आपसे मिलना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आयान ने स्माइल की और अपना हाथ निखिल की ओर बढ़ा दिया। निखिल ने आयान से हाथ मिलाया। तभी विवान बोला, ऑटोग्राफ प्लीज। आयान ने हाँ में सिर हिलाकर विवान को ऑटोग्राफ दे दिया। विवान खुशी से झूम उठा। आरोही बोली, मुझे भी। आयान ने आरोही को देखा और उसे भी ऑटोग्राफ दे दिया। आरोही फिर बोली, फोटो भी। आयान ने मुस्कुराते हुए आरोही के साथ फोटो भी खिंचवा ली। तभी एक आवाज़ आई, मेरे साथ भी एक फ़ोटो। ये आवाज़ माया की थी। सभी लोग माया की बात सुनकर हैरान रह गए। माया तो फ़ोटो खिंचवाने की बात कर रही थी। हालांकि माया को मिले सबको कुछ ही समय हुआ था, पर सब जानते थे कि माया बाकी लड़कियों से अलग थी। वो ऐसे काम नहीं करती थी। वो तो मैच देखने के लिए मुश्किल से मानी थी, तो फिर ये सब? आयान ने माया को आंखों ही आंखों में चिढ़ाया। माया ने उसे घूर कर देखा और आयान के पास आकर खड़ी हो गई। माया ने अपने फ़ोन से आयान और अपनी एक सेल्फी ली। निखिल को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। निखिल मन ही मन सोच रहा था, फिर से ये मुझे क्या हो रहा है? जब भी इस लड़की को किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे क्यों बुरा लगता है? फिर उसने खुद को समझाया, अरे उसका मोबाइल है, उसे फ़ोटो खिंचवानी थी, मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है? तभी सुहानी बोली, मुझे भी फ़ोटो खिंचवानी है। आयान ने मुस्कुराते हुए सुहानी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा ली। फिर निखिल ने कहा, थैंक यू मिस्टर आयान। आयान ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें थैंक यू कैसा? मुझे तो अपने फैंस के साथ ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। ये बात भी आयान ने चिढ़ाते हुए माया की ओर देखकर कही थी। निखिल ने ये सब देख लिया और गुस्से में बोला, ठीक है, हमें अब निकलना चाहिए। ये बात उसने माया को घूरते हुए कही थी। सभी लोग आयान को बाय बोलकर चले गए। सभी चले गए थे, सिर्फ माया वही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद निखिल वापस आया, क्योंकि आरोही का फ़ोन आयान के पास ही रह गया था, जो उसने सेल्फी के लिए दिया था। निखिल मोबाइल लेने आया, तभी उसने आयान को माया से कहते सुना, अपना ध्यान रखना। माया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर माया और आयान एक दूसरे के गले लग गए। ये देखकर निखिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आयान ने तभी निखिल को देख लिया और माया से अलग हो गया। माया ने भी निखिल को देख लिया और सीधी खड़ी हो गई। निखिल आयान के पास आया और बोला, आरोही का मोबाइल? आयान ने कहा, ओह, ये तो मेरे पास ही रह गया, सो सॉरी। निखिल बोला, इट्स ओके, और आयान के हाथ से मोबाइल ले लिया। फिर माया की ओर देखकर ताना मारते हुए बोला, कॉन्टिन्यू।